हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नया टॉपिक दैट इज़ रिफ्रैक्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट रेज, उसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, हमने मिरर्स के बारे में डिस्कशन किया था, हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने एग्जाम्पल्स किए थे 1 to 4। अगर वो आपसे वीडियो मिस हो चुकी है तो अलसी जस्ट एक बार जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ तक कि हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर एक मीडियम में से अगर एक लाइट ऐसे फॉल करती है, टकरा के बाउंस बैक करती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर कोई एक मीडियम में से ऐसी लाइट आती है और वो इस मीडियम के अंदर चली जाती है, ठीक है, किसी एंगल पे अंदर चली जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, मीडियम में चेंज हो जाती है डायरेक्शन। ये क्या हो जाती है, इस तरीके से इसे बाउंस बैक हो जाती है, राइट। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। आज हम इसकी बात करेंगे रिफ्रैक्शन की एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ रिफ्रैक्शन होती क्या है। तो उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स द अदर मीडियम obliquely, the direction of propagation of ray changes at the interface of two media. This phenomena is called refraction of light. क्या है इसका मतलब कि मान लो ये एयर है और ये मान लो कोई एक ग्लास है, ठीक है। तो एयर है, ये एक मीडियम 1 हो गया, ठीक है। ये ग्लास है, ये मीडियम हो गया 2, ठीक है। अगर कोई भी एक रे इस पे फॉल करती है ऑब्लिकली मतलब कि किसी एक एंगल पर लेस देन 90, तो इस तरीके से अगर ये फॉल करती है तो ये क्या करती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यानी कि कैसे करती है, ये होती है एक नॉर्मल जो हम खुद ड्रॉ करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये जो होती है इस तरीके से ऐसे इधर गिर जाती है। जाना कहाँ चाहिए, सीधा जाना चाहिए, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे कब बेंड होती है, इधर कब बेंड होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस अभी हमने ये पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्शन जो होती है लाइट की वो क्या होती है, एक फिनोमेना होता है कि कोई एक मीडियम में से अगर एक लाइट आ रही है तो वो इंटरफेस पे अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज कर लेती है और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम इसके लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो पहला लॉ इसका यही रहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in the same plane। सभी की सभी सेम प्लेन में लाई करती हैं। क्या मतलब है इसका, अगेन इसको समझते हैं। ये फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, इफ इट इज एयर, और ये मान लेते हैं हम ग्लास है। तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ हमने खुद ड्रॉ करी है, दिस इज नॉर्मल रे, नॉर्मल मतलब कि जो परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, और ये हो गई आपकी क्या, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब कि ये एक्स वाई प्लेन ही तो अपनी डायरेक्शन ही तो चेंज कर रही हैं। ऐसे तो नहीं कि ये कोई रे निकल के बाहर आ रही है, ये कोई निकल रे के अंदर की तरफ जा रही है। तो प्लेन उन्होंने अपना चेंज नहीं किया, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन पर ही है, ठीक है। दूसरा इसका लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ इसका ये बोलता है जैसे कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। ऐसी रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो सेकंड लॉ आपका कहता है कि जब हम साइन
साइन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते हैं, वो आपका एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब अब आधे बच्चे तो यहीं से सोच लेंगे अरे ये तो 10th वाला वही से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, है ना। तो कुछ नहीं है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फटाफट से रिवाइज करते हैं ताकि आप आगे चैप्टर में बार बार देखकर इनको टेंशन नहीं लेने की ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो, डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं डेंसिटी का मतलब कोई चीज़ कितनी थिक है, उसकी डेंस कितनी डेंस है। मतलब कि अगर मैं एक पानी और एक हनी का कंपैरिजन करती हूँ तो आप बोलोगे हनी ज़्यादा डेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्टिकल का मतलब क्या है? ऑप्टिकल मतलब कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर के हम आर पार देख सकते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ऐसे ही ग्लास के भी हम, यानी कि कांच के भी हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि उसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी है। नाउ वी नो दैट कि ग्लास इज अ सॉलिड, इट विल हैव मोर ऑप्टिकल डेंसिटी देन एयर, है ना। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है और फिर सबसे कम एयर की होती है। तो बेसिकली हमने यही बात करनी है, एयर की, वाटर की। अगर मैं इसी को ही हम यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ तो ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होता है? ग्लास होता है, फिर क्या होता है? वाटर होता है, और सबसे कम क्या होती है? एयर होती है। सेम गोज विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे ज़्यादा ग्लास का होता है, उससे कम वाटर का होता है और सबसे कम एयर का होता है। एयर का अप्रॉक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? चलो ये तो हमें एक लाइन में समझ में आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी का, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? 2:1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसको हम रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? कि इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पर अभी तो मैंने एयर ले लिया, अब एयर की बजाय अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लेती, ठीक है, वाटर ले लेती तो क्या होता? तो अगर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था 1.8 आ रहा था, ठीक है, तो ये हो गया 2:1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मान लो 1.8 आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा? वाटर के कंपैरिजन में, देखो एयर के कंपैरिजन में ग्लास जो है वो बहुत थिक है, बहुत डेंस है, तो उसका 1.8 आ गया। अगर मैं उसका वाटर के साथ कंपैरिजन करूंगी, है तो उससे भी थिक, लेकिन एयर के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा तो कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि हम किससे अब कंपेयर कर रहे हैं? वाटर से कंपेयर कर रहे हैं ग्लास को। तो मान लो इसका फिर आ जाएगा, मान लो 1.5 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर और ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये होता है इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा मीडियम है वो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी हम कंपैरिजन एयर के रिस्पेक्ट में किसी का भी कर रहे होते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। किसी का भी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे होते हैं तो उसे हम उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आपके पास आता है कि जिस तरीके से मान लो यहाँ पे अगर हमने हल्का मीडियम रख लिया, ठीक है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। अगर यहाँ पे हमने थोड़ा भारी मीडियम रख लिया, जैसे कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो रे के पाथ में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम रेयरर टू डेंसर में आए या डेंसर टू रेयरर में जाएं? तो उसको एक बार ट्रेस करते हैं लाइट के पाथ को। तो अगर हम यहाँ पे लेकर जाते हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम में लाइट को, और यहाँ अगर हम लेकर जाते हैं डेंसर
टू रेयरर मीडियम में तो क्या होगा? तो रेयरर के लिए अगेन हम यहाँ पे मीडियम ले लेते हैं एयर और यहाँ ले लेते हैं हम ग्लास, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर तो वही ट्रेस होगा, कैसे? ये आई रे, ठीक है, ये रही नॉर्मल। और क्या होती है नॉर्मल की? टूवर्ड्स होती है, ठीक है। लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। मान लो यहाँ पर ग्लास स्लैब है कोई ना कोई, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई ग्लास है और ग्लास से वो लाइट निकल के बाहर एयर की तरफ आनी है, तो क्या होगा? ये मान लो लाइट है, ये हो गया क्या? इसका नॉर्मल रे। तो अब क्या होगी? जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये टूवर्ड्स था, नॉर्मल बेंड हुई थी यहाँ पे, जाना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन ये कहाँ बेंड होगी? ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लाइट, इसमें क्या होता है? लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना डेंसर और रेयरर मीडियम में। जैसे कि ऑप्टिकल डेंसिटी में हम बात कर रहे थे, तो इसको आपने मास डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी चीज़ कितनी भारी है या कौन सी चीज़ कितनी हल्की है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंफ्यूज नहीं होना ऑप्टिकल डेंसिटी विद मास डेंसिटी। मैं यहाँ पे नोट बता देती हूँ कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। इसका अब हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम मास डेंसिटी की बात करते हैं, एक अगर हम यूज़ करते हैं, बात करते हैं टर्पेटाइन की और बात करते हैं वाटर की, तो उसकी जो मास डेंसिटी होती है वाटर की ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ टर्पेटाइन, ठीक है। किसकी बात हो रही है? मास की बात हो रही है, ठीक है। हैवी कोई चीज़, मास मतलब कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला रहता है इसका, तो इसकी बात हो रही है। अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो टर्पेटाइन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी का जो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर मान लो मैं दो को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ से ही ऐसे बात कर लेते हैं, इसी को ही कंपेयर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है? वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे है टर्पेटाइन है। तो हमने बोला कि वाटर जो है यहाँ पर रेयरर होगा क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से। सो दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 है। तो यहाँ से कोई भी लाइट रे आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, मान लो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेटाइन का निकालना है, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा आपका n21, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी कि ये हो गया टर्पेटाइन का, ये हो गया वाटर का। एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेटाइन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस है, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी का भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है। मान लो यहाँ पे अगर ये वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी फॉर्मूले को ही आगे कंटिन्यू करती हूँ, मान लो n21 है, तो इसका एक और फॉर्मूला निकालना हो तो यानी कि ये क्या होगा, दिस इज टर्पेटाइन। तो यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ फॉर टर्पेटाइन, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज टर्पेटाइन n2, ठीक है, सॉरी V2,
ठीक है। डिवाइड में सेम अगर मैं वाटर के लिए लिखती हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n/1 इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी V1 अपॉन में V2, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड में द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है ये बात? तो यानी कि आपने यहां से ये निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम्स में, एंड जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देख लो, चाहे जितने मर्जी हम यहाँ पर चेंज कर दें मीडियम, बट एक चीज कांस्टेंट रहती है, कौन सी? दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एज हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर याद होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज होगी, तो और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो ये दोनों वेरी करते हैं कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो मीडियम चेंज हो रही हैं, ठीक है, एयर, वाटर, टर्पेटाइन, ग्लास, एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या वेरी करता है? वेवलेंथ एंड स्पीड वेरी करती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल शिफ्ट की या लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या होती है। सो लेटरल शिफ्ट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हो गई आपके पास एक ग्लास स्लैब, ठीक है, दिस इज सम ग्लास स्लैब, ठीक है। यहाँ से एक रे पास कराई है, इंसिडेंट रे, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल, ठीक है। ये मान लो एयर थी, यहाँ पर भी मान लो एयर है, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, ये फिर से 1 हो गया। अब ये जानी कैसे चाहिए? सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। लेकिन ये क्या कर गई, ये बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। क्यों बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल? ऑब्वियसली ये रेयरर मीडियम है, हल्का मीडियम है, ग्लास स्लैब भारी मीडियम है, ठीक है। ये ऐसे बेंड कर गई। अब क्या था, अब ये यहाँ पे आ गई है, अब ये जानी कहाँ चाहिए? बाहर निकलनी चाहिए, या फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ करी। अब ये जब बाहर निकली, अब ये क्या होगी? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है। ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये फिर से हो गया क्या? रेयरर मीडियम, हल्का मीडियम। तो ये जब ये बाहर आई, वो कुछ इस तरीके से बाहर आई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि जाना इसको ऐसे चाहिए था, जा ये ऐसे रही थी, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल रेज थी, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल रेज थी। जो इसके अंदर जो शिफ्ट आया, इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे? वो देखो, उसके लिए हम कुछ साइंस ले लेते हैं पहले। मान लो ये यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है, मान लो दिस इज x, ओके। अब हम मान लेते हैं ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या होगा? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ पूरा होना चाहिए था इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये कितना हो गया आपका एंगल? ये कितना आएगा? इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्शन, ये वाला, ठीक है, इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्शन होगा। तो इसको आप मान लो A, इसको आप नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका B, ये हो गया C, और ये हो गया D, ठीक है, ओके। अब ये पैरेलल है, ये ऐसे आ रही है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक तो ये ट्राइंगल लेंगे हम, दिस वन, क्योंकि हमें x चाहिए,
ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है थिकनेस ऑफ स्लैब, दिस इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। ओके, तो पहले तो ये जो मैंने शेड किया है ये निकाल लेते हैं क्योंकि हमें x का एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ACD, तो ACD ये हमें चाहिए। अगर इस एंगल के सामने वाली बात करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, तो साइन बनेगा, साइन ऑफ कौन सा है एंगल I माइनस R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज AC। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x बाय AC। ठीक, अब मैं ले लेती हूँ ये वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है, रेड वाला। तो अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज R। तो हमें क्या चाहिए, ये एक तो ये और एक ये चीज। ठीक है, सॉरी बेस तो नहीं चाहिए हमें तो एक थिकनेस को इंट्रोड्यूस कराना है, और AC यहाँ पर था इसलिए AC। तो ये हो गया आपका अगर ये एंगल की बात हो गई, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये होगी हाइपोटेनियस। तो हमें बेस और हाइपोटेनियस का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए आएगा कॉस, और ये एंगल है दैट इज R, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस। सो दिस इज बेस दैट इज AB और हाइपोटेनियस इज AC। तो ये हो जाएगा आपके पास, बेस है मान लो T है, थिकनेस ऑफ स्लैब हो गई, ठीक, एंड दिस इज AC। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, AC की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से AC की वैल्यू आ रही है x अपॉन साइन I माइनस R। यहाँ से AC की क्या वैल्यू आ रही है, T अपॉन कॉस R। मुझे क्या चाहिए, मुझे x की चाहिए वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाकी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, वहां से आप इसके लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो कहीं नहीं दे रखा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो आपके पास ये लॉ है ही, ये वाला लॉ अभी बताया आपको, दिस वन। ठीक है, ये होता है साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ जैसे कि साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R था इज इक्वल्स टू, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये था ना। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको सिचुएशन दी गई होगी, इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से दिस इज स्नेल्स लॉ, इसको यूज करके अगर कभी इक्वेशन में आपको R दे रखा है, नहीं दे रखा है, या I दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये निकाल के हम पुट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ना इस लेटरल शिफ्ट की क्या एप्लीकेशंस क्या हैं। लेटरल शिफ्ट की ये एप्लीकेशन है कि अगर आप कभी भी एक पॉन्ड में देखते हो, या फिर किसी स्विमिंग पूल में देखते हो, या फिर वाटर के अंदर कहीं भी आप देखते हो, तो चीज़ अगर मान लो कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। मतलब क्या है, देखो इसको विजुलाइज करते हैं। मान लो ये कोई एक वाटर का कोई भी एक लगा सकते हैं हम, यहाँ पे वाटर टब है, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं एक बॉल पड़ी हुई है, बॉल पड़ी है यहाँ, एक्चुअल में बॉल यहाँ पड़ी है, ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक, आप यहाँ से देख रहे हो। जब आप यहाँ से देख रहे हो ना, आपको ये बॉल यहाँ नहीं दिखाई दे रही होगी, आपको ये बॉल थोड़ी सी उसकी अलग पोजीशन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो आपको ये तो हो गई उसकी एक्चुअल पोजीशन, और ये हो गई आपकी अपेरेंट जो आपको दिखाई दे रही है। ये होती है इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ की।
बट ऐसा होता क्यों है, किस वजह से होता है ऐसा? तो देखो, जब कभी भी हम इस तरीके से हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, मान लो ये बॉल है, ठीक है। अब बॉल जो है वो क्या कर रही है, वो हर तरफ से अपनी इमेज दिखा रही है, उसमें से हर तरफ से रेज निकल रही हैं, ठीक है। तो जब वो हर तरफ से रेज निकल रही हैं, वो कैसे निकल रही हैं? स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही चली जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट ये स्ट्रेट होती है, सॉरी, इसको बना देते हैं ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, ऐसे निकलती है। और साइड से जब निकलेगी वो कैसे होगी, ये ऐसे होगी, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे होगी, ठीक। अब ये क्या है, ये वाटर है, और जा कहाँ रही है, एयर में जा रही है, डेंसर टू रेयरर में जा रही है। तो ये हो गई इसकी नॉर्मल, ठीक है। सो नॉर्मल के कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो ये ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी ये नॉर्मल है, तो रेयरर टू डेंसर टू रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। जब हम इसको खींच के वापस लेकर आएंगे, यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लेकर आए, तो ये रही जो हमें अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है, ये तो हो गई उसकी एक्चुअल, ठीक है। और हमें बॉल कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी, ड्यू टू दिस फिनोमेना। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको बॉल यहाँ दिखाई देगी, ठीक। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसका उल्टा क्या है कि मान लो वाटर के अंदर कोई, वाटर में से आप देख रहे हो, या फिर कोई वाटर में ऐसा कोई एक्वेटिक एनिमल है, तो वो आपको कैसे देख रहा है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो इस तरीके से, मान लो बाहर की तरफ यहाँ बॉल है, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे बॉल है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, या फिर यहाँ से देख रहा है, या फिर यहाँ से देख रहा है, वाटर के अंदर है, ठीक है, वाटर के अंदर कोई ऑब्जर्वर है या कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, तो उसे ये बॉल कैसी दिखाई दे रही होगी? अब इस बॉल से भी क्या है, स्ट्रेट आ रही होगी लाइन एक तो, ठीक, एक यहाँ से जा रही होगी, एक यहाँ से जा रही होगी, ठीक। अब क्या है, अब ये हो गया एयर, यानी कि रेयरर टू डेंसर। अब यहाँ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ, तो नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल में ये आपको कैसे दिखाई देगी, नॉर्मल में ये हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। जब आप इसको बैकवर्ड खींचोगे, यहाँ से जो इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ से भी जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये यहाँ पर उसको बॉल दिखाई देगी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर मान लो फिश है, ठीक है, तो उसको, सॉरी ऐसे बननी है, ठीक है, तो उसको ये बॉल कैसी दिखाई दे रही होगी, ये तो होगी बॉल की एक्चुअल पोजीशन, उसको दिखाई कहाँ दे रही होगी, यहाँ पे रेड वाले पोर्शन पे दिखाई दे रही होगी। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपवर्ड दिखाई देता है यहाँ पे, यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरीके से अपवर्ड दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये होती हैं इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस। अगर हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मान लो ये होगी इसकी, मान लो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, अपेरेंट पोजीशन या फिर हाइट, ठीक है, अपेरेंट पोजीशन या हाइट डिवाइड में एक्चुअल पोजीशन या फिर हाइट, ठीक है। ये होगी मान लो A, और ये एक्चुअल या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है आपका कि ये एक्चुअल पोजीशन, अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअल पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ जहाँ पड़ा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, अदर, जहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यानी कि जहाँ आप हो, यानी कि ऑब्जर्वर्स,
ऑब्जर्वर्स पोजीशंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं तो फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे एयर का। नीचे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पर वाटर का, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ऊपर अपेरेंट पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है, और ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस की बात। सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड केस में ये हो गई आपकी अपेरेंट पोजीशन, ठीक है, ये हो जाएगी एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। और अब यहाँ पर ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर है वाटर में, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वाटर का, डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा एयर का। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देते हैं अपनी अपेरेंट पोजीशन पर, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेटरल शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।